मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरे तरफ से हरे कृष्णा। आज मैं जिस महान विभूति के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। लोग उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर नाम से जानते हैं। एक्चुअली उनका सरनेम है ठाकुर। ठाकुर भी नहीं है वो, एक्चुअली वो लोग मुखर्जी बनर्जी ऐसे कुछ होंगे, लेकिन उनके दादाजी प्रिंस ठाकुर असल में द्वारकानाथ ठाकुर है, लेकिन अंग्रेज लोग उनको प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर कहते थे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल के बिजनेस किया और बहुत सारे धन कमाया। इतनी धन कमाया कि उनके खुद के कुल कोल माइंस थे और भी बहुत सारे, हर चीज़ में उनके दादाजी ने हाथ आजमाया। और उनके अधुना जो बांग्लादेश है उसके उसके अंदर उनके बहुत बड़ी ज़मींदारी थी, माने बहुत सारे ज़मीन के मालिक थे। और उनके जो कचहरी थे सिलाईदह एक जगह है, गंगा पद्मा नदी, गंगा जो बांग्लादेश में जाने के बाद उनका नाम पद्मा हो गया, तो पद्मा के किनारे सिलाईदह में उनके कचहरी लगती थी। वहाँ उनके प्रजा आते थे और वो वहाँ उनके है। तो उनके बहुत सारे ज़मींदारी, माइंस, कोल माइंस और हर तरह से उनके दादाजी ने इतना बड़ा जायदाद किया था। और कलकत्ता के पास, तब कलकत्ता बन ही गया था ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। और उनके दादाजी उस टाइम कोलकाता के जोड़ा शंकु के पास ज़मीन किना, बड़ी 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 ज़मीन खरीद के बहुत बड़ा महल बनाया। तो उस समय उस जगह के आसपास हरिजन, ये गरीब लड़के, गरीब परिवार सब लोग रहते थे उस टाइम कलकत्ता में। तो वो लोग, चूँकि ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण को उन लोगों ने, एक्चुअली ये मुखर्जी ये बनर्जी ऐसे कुछ होंगे, मैं एक्चुअली पता नहीं, मुखर्जी होंगे ज़्यादातर। तो ब्राह्मण थे ये, तो गरीब लोग, हरिजन लोग इनको ठाकुर कहते थे। ब्राह्मण को तो ठाकुर कहते, भगवान को ठाकुर कहते। ये लोग ब्राह्मण देखने में, सुनने में इतना सुंदर, एक परिवार इतना तो सब ये लोग को ठाकुर कहते थे। और चूंकि अंग्रेज लोग ठाकुर उच्चारण कर नहीं सकते, इसलिए टैगोर कहते थे। और बंगाल के छोड़ के भारत के दूसरे सारे प्रांत में रविंद्रनाथ का सरनेम टैगोर कहते जाता है, और अंग्रेजों ने तो टैगोर कहते ही है, सारे वर्ल्ड में टैगोर नाम से फेमस है। असल में रविंद्रनाथ ठाकुर थे। जो भी हो, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म सन शायद 1867, ये 61 ऐसे कुछ है, और मई के 7 तारीख, 7 मई को इनका जन्म हुआ था। बंगाली महीने के हिसाब से 25 वैशाख को इनके जन्म हुआ था। बंगाली वर्ष को मुझे याद नहीं है, इसलिए 25 वैशाख को बहुत बड़े धूमधाम से शांति निकेतन की इनके जन्मतिथि मनाया जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर का पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता थे। ब्राह्मण समाज जब दो हिस्से में बट गया था, एक केशव चंद्र सेन के गुट से, और दूसरा महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की गुट। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर बड़ी गंभीर प्रकृति के आदमी थे और बहुत धर्म भक्त आदमी थे। और वो उन्होंने जायदाद को ना तो बढ़ाया ना घटाया। उन्होंने जायदाद का एज इट इज रखा था जो उनके दादाजी छोड़ गए। और वो बहुत धार्मिक स्थानों की यात्रा करते थे और बहुत डिसिप्लिन आदमी थे। बोलते कम थे, घर वालों बस उनके एक बात से ही सब चुप, उनके एक बात पे ही सब सहमत हो जाते, सब उनके बातों पे एक पे। तो द्वारकानाथ ठाकुर ये ब्रह्म समाज के दूसरी गुट में थे। रविंद्रनाथ के शायद 10-12 भाई बहन थे, और इनमें से रविंद्रनाथ सबसे छोटा था। इनका नाम था रवि। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़ा भाई, वो शायद थोड़ा मंद बुद्धि था, ये कह सकते हो। उनका बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था। उनको छोड़ के बाकी सारे भाई बहन बहुत टैलेंटेड थे। इनके दूसरा भाई सत्येंद्रनाथ दत्त भारत के पहला ICS था, वो लंदन में ही रहते थे। और उन्होंने एक गांव की लड़की को शादी किया था, लेकिन वो भी उनके साथ लंदन में रहते रहते वो सारे अंग्रेजी भाषा सीख के एकदम मॉडर्न लड़की बन गई थी, और बहुत ही बुद्धिमती महिला थी। रविंद्रनाथ ठाकुर बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। उनका पहला एक कविता था, आम सत्य दूधे फेली ताहाते कदली दली संदेश माखिया ताते
संदेश मके के चू पिमड़े का दिया जाए पाते, इस तरह से लिखा था। मतलब आम पापड़ी दूध में दूध में डालकर उसमें केला डाल के उसके साथ संदेश मतलब बर्फी डाल के और हापूस उपूस सब आवाज़ करके खाने लगे और चींटी और पास में। इस तरह से पहला ही कविता उन्होंने लिखा था और बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। उनके घर में पत्रिका निकलता था, सब पूरा कल्चर फैमिली था उनके एकदम, सभी उनके बहन वगैरह सारे कविता वगैरह लिखते थे। उनके एक बहन शायद प्रियंवदा देवी भी काफ़ी मशहूर हुए और वो लिखते थे। और जब वो 8-10 साल के थे शायद, तब भानु सिंह एक नाम से, एक छद्म नाम से उन्होंने भानु सिंह की पदावली लिखा था, जो कि विद्यावती स्टाइल में उन्होंने लिखने लगा। लोग जब वो कविता वो किताब छपा तो लोग सोचा ये विद्यावती का ही कविता है, पर बाद में जाना पता चला कि ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखा, मैंने मैथिली हिंदी भाषा में लिखा था और बहुत मशहूर था वो। उसके बाद तो लिखते गए, जब तक बड़ा होते गए वो लिखते गए। और अच्छा, उनके परिवार बहुत अनुशासित थे, घर में वो सिंपल रहते थे, लेकिन बाहर जब जाते थे उनके लिए कपड़े वपड़े सिलाए जाते थे। रविंद्रनाथ के भाई, दोनों भाई, जब उससे बड़े 2 भाई जब स्कूल जाने लगे घोड़े गाड़ी करके, उन तब उस ज़माने में बड़े घर के लोग घोड़े गाड़ी रखते थे, उसी से उनके महिला वगैरह सब कहीं जाते थे तो घोड़े गाड़ी में जाते थे। तो तब तो कार का प्रचलन हुआ नहीं था, तो रविंद्रनाथ के जो दोनों भाई स्कूल जाने लगे घोड़े गाड़ी से, तो रविंद्रनाथ तो बचपन में उन जिद करने लगा मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो तब उनको भर्ती नहीं कराया गया। तो किसी ने कहा था आज तुम स्कूल जाने के लिए रो रहे हो, एक दिन स्कूल ना आ जाने के लिए भी रोओगे। वो बात सच निकला। जब उनको स्कूल में भर्ती कर दिया गया तब स्कूल के 4 दीवार के अंदर में एक बंद रूम में जब पढ़ना पड़ता है तो इनका दम घुटने लगता था। ये इतना सारे बच्चे आ रहे एक क्लासरूम में और उनका ये पढ़ाई उनके सिस्टम को उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ दिन स्कूल जाने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और उन्होंने पिताजी को कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही पढ़ूंगा। तो उनके लिए घर में ट्यूटर आते थे, पढ़ते थे। उनके सुबह का रूटीन था, सबसे पहले उनका कुश्ती का मास्टर आता था, वो बड़े बड़े पहलवान आता उसको कुश्ती सिखाता था। वो उनको हराने की कोशिश, 1 मिनट में हरा देता, लेकिन वो जानबूझ के गिर जाता था इस तरह से। फिर थोड़ी देर बाद बायोलॉजी के टीचर आता, वो एक स्केलेटन था उनके घर में, वो उसके हट दिखा के उसके कभी कभी रात को डर लग जाता था। इसके बाद कभी सिंगिंग म्यूजिक के टीचर, कोई कभी साइंस के, कोई इंग्लिश के, इस तरह से टीचर आते थे। इतने अमीर थे वो, तो वो इस तरह से घर में पढ़ते थे। और एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी हिमालय के किसी पर्वतीय इलाका में घूमने के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा रवि तू मेरे साथ चलना इस बार। तो वो बहुत खुश हो गए कि इनको पिताजी साथ ले जाते थे। तो पंजाब में कोई जगह है, हिल स्टेशन है, अब तब तो पंजाब लाहौर वगैरह सब एक ही था, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस जगह जा रहे थे, तो रवि तब 10 साल से कम था, लेकिन अमीर घर के लड़का होने से कारण लंबा चौड़ा था। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने उनका हाफ टिकट ही लिया था, क्योंकि तब 10 साल के कम उम्र के बच्चे के हाफ टिकट लगता था, तो हाफ टिकट लिया था। और उनके लिए टोपी, जोरी के टोपी वगैरह उस ज़माने के रिवाज के हिसाब से अमीर घर के लड़के जो पहनते थे, और कपड़े लत्ते सब सिलाए, वो पहन के पिताजी के साथ ट्रेन में बैठा था। तो टीटी आ गया। टीटी आके देखा कि उनके पिताजी का तो फुल टिकट है और इसका हाफ टिकट है। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा, इसका हाफ टिकट आपने क्यों लिया, इतना बड़ा लड़का है। तो उनके पिताजी ने कहा इसका उम्र 10 साल से कम है। बोले हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लड़का कैसे 10 साल से कम हो सकता है। मतलब इनका वो खान पान और ये व्यायाम वगैरह करने के कारण उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छे थे और दिखने में भी बहुत सुंदर। तो टीटी बार बार बहस कर, नहीं ये हो ही नहीं सकता, है ही नहीं सकता। तब देवेंद्रनाथ ठाकुर क्या कहा, उनके सारे पर्स फेंक के मारा टीटी को, बोले ले लो जितने पैसे मर्जी है इसमें से ले लो, मैं झूठ नहीं बोलता। तो टीटी शर्म आया, अच्छा लगा। फिर वो हिमालय जाने से पहले उन्होंने बोलपुर गया। बोलपुर बीरभूम जिले में एक जगह है जहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की प्रतिष्ठा की है। वहाँ उनके पिताजी तो धूप में बैठे, सूर्य जब उठता था प्रभात के समय में प्रार्थना करते थे, रविंद्रनाथ क्या खेलने चले जाते। वहाँ एक झरना टाइप के नदी बहता था, बहुत साफ पानी, उसमें छोटे छोटे पत्थर वगैरह सब थे।
वो पत्थर इकट्ठे करते थे और पिताजी को कहते, पिताजी ये पानी पीऊँ, ये बहुत साफ है। बोला हाँ पी लो, ये पानी बहुत बढ़िया है। तो वो जगह रविंद्रनाथ का मन में बचपन से ही बहुत पसंद आ गया कि मैं बड़े होकर यहाँ कुछ ना कुछ बनाऊंगा। वहाँ उनके पिताजी के भी थोड़ा जायदाद थे। फिर उन्होंने हिमालय के वहाँ जा गया और वहाँ कुछ दिन रहा, फिर अमृतसर वगैरह वो सब देख दुख के वो वापस आ गया। इसके बाद वो घर में ही पढ़ाई करने लगे और कविता लिखने लगे, कविता कहानी नाटक वगैरह लिखते रहे। फिर जब 14-15 साल के हुए, 16-17 साल के हुए, तो उनके पिताजी और उनका मामा के लड़का, ये काका के लड़के किसी के साथ उनको उनके पिताजी ने उन्हें लंदन भेजने लगा। तो उनको काका के लड़का ने तो बता सके वो लंदन नहीं जाना है हम लोगों को, रवि मत जाना, मैं बहाना बनाऊँ मैं बीमार हूँ ऐसा। तो ऐसे ही रवि ने भी जाना नहीं चाहता था घर छोड़ के लंदन में। तो इस तरह से उन्होंने वो मामा का लड़का बीमार बहाना करके बीमार दिखाया। तो अब क्या करें, देवेंद्र नाथ को दोनों का जहाज की टिकट खरीदा था, अब वो बीमार है तो कैसे जब भेजा नहीं। पर बाद में उनको पता चले कि ये नाटक किया उन्होंने बहुत डांटा, बोला मेरा पैसा बिना मतलब बर्बाद किया जहाज के टिकट के पैसे। फिर दोबारा उन्होंने भेज दिया। लंदन में रविन्द्रनाथ ठाकुर एक परिवार में उनको रहने के बंदोबस्त किया गया है और वहाँ उनके दो लड़की थे उनके घर में। तो जब सुना कोई इंडियन आ रहे तो कोई नेटिव, अंग्रेज तब इंडियन लोगों की नेटिव कहते थे, तो उनके दोनों लड़कियां था युवती, तो मामावाड़ी चले गए उन्हें कि हमारे घर में नेटिव आ रहा है पेइंग गेस्ट होके। फिर उनके माँ बाप जब रविंद्रनाथ को देखा, इतना सुंदर लड़का, साहब गोरों से भी सुंदर देखने में, और इतना रूप, इतना कांति, तो उनको चिट्ठी लिखा, अरे ये लड़का किसी प्रिंस के बच्चे है और तुम वैसे भाग के आ जाओ। फिर उन दोनों लड़की वापस आ गए और फिर रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बहुत घुल मिल गए। तो उन्होंने इन दोनों लड़कियों के लेकर भी एक कविता लिखा था। कविता क्या, गान कह सकते हो। अमी चिनी गो चिनी ताहारे ओगो विदेशिनी, तुम था को सिंधु पारे ओगो विदेशिनी। इसका मतलब है मैं इसे चीन जानता हूँ विदेशिनी, तुम सिंधु के पार में रहते हो, वो विदेशी, तुम विदेशी। तो इन दोनों लड़के के साथ उनके खूब ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत होने लगा। तो ये खबर उनको पिताजी को कान में गया और उन्होंने बुला लिया रविन्द्रनाथ को, वो पढ़ाई छोड़ के आ गए और बुला लिया। तो फिर उनका शादी करा दिया बंगाल, आज अधुना पूर्व बंगाल के एक गांव के लड़की के साथ शादी कर दिया। रविन्द्रनाथ की उम्र तो 18-19-20 साल की, और लड़की 10-11 साल की लड़की, इतनी उम्र के फ़र्क है। और रविन्द्रनाथ क्या कह सकते, पिताजी को उनको बिल्कुल ही पसंद भी नहीं आया पत्नी, पर क्या करे, पिताजी शादी करा दिया। फिर लेकिन उनके पिताजी उस लड़की को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दिया, पढ़ाया लिखाया, ताकि रविन्द्रनाथ को कोई तो बन सके और बन सकी। तो इस तरह से उनका फिर उनकी धीरे धीरे गृहस्थी बन गई और उनके लगातार 5 पुत्री हुई। और उसके बाद में 5 पुत्री के बाद एक लड़का हुआ, उसका नाम था रतीन्द्रनाथ ठाकुर। उन्होंने उसको रति को पढ़ाया और पढ़ा लिखा के उनको विदेश भेजा एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर, ताकि इंडिया के खेती का उन्नत किस्म से खेती किया जा सके, इसलिए रति को इंग्लिश पढ़ाया। फिर बाद में उन्होंने रतीन्द्रनाथ को एक विधवा, बहुत ही अल्प वयसी कम उम्र की लड़की के, जो पहले बहुत कम उम्र में लड़की विधवा हो जाती थी, ऐसे कोई लड़की मीरा देवी के साथ, शायद मीरा ही होगा शायद उनका नाम, या प्रतिमा देवी, मैं याद नहीं, उनके साथ शादी करा दिया था और उन्होंने उनको शादी करा दिया था। और उन्होंने भी उस समय की प्रथा अनुसार अपनी बड़ी लड़की को भी 11 साल में ही शादी कर दी और दूसरा को भी इस तरह से कम उम्र की शादी कर दी। लेकिन दूसरा जमा इतना लालची था, दहेज करके उनके दूसरी बेटी को बहुत प्रताड़ना करती थी और वो आखिर में वो लड़की या तो आत्महत्या करके मरी है, वैसे ही मर गई। तो रविन्द्रनाथ के बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसे कम उम्र की लड़कियों की शादी करना आ रही है, ऐसे दहेज के लालची सब। बहुत दुखी हो कि मैं क्यों इतनी जल्दी इसको शादी कर दी, मैं क्यों समाज के आगे घुटने टेक दिया। तो उनको बहुत पछतावा हुआ। तो बाद में रतीन्द्रनाथ ने
अपनी पत्नी को त्याग करके एक लड़की के साथ अलग रहने लगा था, और जो रविंद्रनाथ के लिए खूब पीड़ादायक हुआ। वो उस टाइम में लिव इन रिलेशन से ना बिना शादी करके एक लड़की के साथ दूर रहने लगा रविंद्रनाथ से, कलकत्ता से दूर रहना। तो ये भी रविंद्रनाथ के जीवन में बहुत दुख आया। उनको 49 साल की उम्र में उनकी पत्नी वियोग हुआ, उनके 1-2 लड़की भी मर गई उनके साथ ही, और उनके जीवित रहे तो उनके लड़का रतीन्द्रनाथ की भी मृत्यु हुआ। तो दुख तो उनके सामने रहा ही रहा। अच्छा, लंदन में रहते टाइम इसके बाद उन्होंने फिर लंदन गए, और वहाँ उनके सारे कविता को उनके एक आदमी के एक और कवि के साथ डिस्कशन करते करते उनके कविता का अनुवाद करते रहे उस कवि ने भी, और रविंद्रनाथ ने अनुवाद किया, और 1913 में उसका वो कविता भेजा गया नोबेल सोसाइटी को, और उसको नोबेल प्राइज के मिल गया। आज जो उनके साथ कवि थे उनको उस साल नहीं मिला, उसका अगले साल मिला। तो हैरान हो गया कि मेरे कवि तो मेरे से ये इसको मिल गया, एक इंडियन को। रविंद्रनाथ ऐसा आदमी था, विभूति थे, जो एशिया का अंदर पहले आदमी था जिनको साहित्य का अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। अंग्रेजों ने उन्हें सार उपाधि दिया। रविंद्रनाथ का इतना बहुमुखी प्रतिभा था, उन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने लिखा। उन्होंने कविता में तो उनकी महारत थी। उन्होंने छोटा कहानी लिखा जो पृथ्वी के समस्त विश्व साहित्य के बराबर के दर्जा पाते हैं। सुना है मोपासा ने सबसे बढ़िया छोटा गल्प लिखता था। मैं मोपासा का 2-4 कहानी पढ़ी है, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितना रविंद्रनाथ की कहानियाँ मुझे छोटे कहानियाँ अच्छे लगे। इन्होंने उपन्यास लिखा, कविता में तो इसको महारत मैंने बता ही दिया। फिर इन्होंने गाना लिखा, 5000 के करीब गीत लिखे, रविंद्र संगीत नाम से जो विख्यात है। और रविंद्र संगीत ऐसा चीज़ है, गान के साथ आनंद के साथ भी एक क्या कहते हैं स्पिरिचुअल फीलिंग्स आते हैं रविंद्रनाथ के गाना। और गाना ऐसा है, वो गाते हैं, उनके गाना ऐसा है कि माजे बाजे तब वो देखा पाए चिरोदीन क्या न पाइना। माने भगवान की आवाज़ कभी कभी मिलता है, हमेशा क्यों नहीं मिलता, क्यों मन के बादल आके उनको ढक देता है। इस तरह से उनके गाना रविंद्र संगीत सुनने से लोग आनंद के साथ साथ एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स प्राप्त करते हैं। ये बंगाली लोगों के भाग है कि ये गाना केवल बंगाली लोग ही समझ सकते हैं, बहुत कम भाषी इसके स्वाद ले सकता है। रविंद्रनाथ की कहानी और उपन्यास वगैरह तो अनुवाद सारे पृथ्वी पर लगभग भारतीय और सारे भाषा में और पृथ्वी के समस्त भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। कहानी उपन्यास वगैरह तो चलो उसको अनुवाद करने पर 90% तो आनंद मिलता है, लेकिन कविता के अनुवाद में वो चीज़ नहीं मिलता जो कि बंगाली कविता में बंगाली भाषा के जो मिलता है। एक बार उनकी कविता जो पढ़ते हैं बंगला में, जो बंगाली लोग हैं जो बंगला भाषा जानता है, उसको उसके बाद पृथ्वी के कोई भी लेखक पसंद नहीं होता। हमारे समय में या हमारे से पहले जनरेशन में लोग क्या कहते, पढ़े लिखे लोग होता है, अंग्रेज कवियों के बड़े प्रशंसा करते हैं। लॉ, बायरन, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स, ये सब कहते थे। लेकिन हमारे जनरेशन के टाइम से तो रविंद्रनाथ की कविता से भरमार था। हमारे पाठ्यपुस्तक में बचपन से ही पहले साल से आखिर तक तो हम रविंद्रनाथ की कविता पढ़ गए। आजकल MA वगैरह में सब हर रविंद्रनाथ के सारे कविता कहानी वगैरह। इसके अलावा उन्होंने नित्य नाटिका लिखा है। नित्य नाटिका ऐसा चीज़ होता है, गाना नाच के साथ साथ वो नाटक होता है। नाच गाने के माध्यम से नाटका उनका चंडालिका, श्यामा, चित्तांगदा वगैरह नाटक, नित्य नाटिका बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनके आर्टिकल्स है। और क्या कहूँ रविंद्रनाथ के बारे में, कुछ कहना तो सूरज के दिया जलाना जैसे है। लास्ट 70 साल के उम्र के बाद उन्होंने लेखनी छोड़ दिया और उन्होंने पेंटिंग में हाथ आजमाया। पेंटिंग भी उनके इतना अच्छा है कि वो विश्व स्तर के बन गया। उनके कविता सुनार तरी वगैरह इतना अच्छा कविता, मैंने तो उनके काफ़ी सारे कहानियाँ, कविता और उपन्यास मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैंने आप लोगों को सुनाया। सारे बंगाली में ही मैंने सुनाया और मैंने जहाँ तक जानता हूँ जितना सुना है। और रविंद्रनाथ की सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो पहले कोलकाता में रहते थे, तो उनके मानव जीवन के बारे में, आमिर घर के बारे में बात अलावा और किसी को पता ही नहीं था। लेकिन उनके एक दादा था जति दादा, जो सबसे सुंदर था घर में उनके और खूब ही बुद्धिमान थे। उनके पिताजी ने उनको सारे जमींदारी का देखभाल उनको दिया था। ज्योति दादा के विवाह
एक उनके घर के क्लर्क के मेल बेटी से हुआ था, कादम्बिनी देवी से, जो है तो थोड़ा सा सांवली लेकिन खूब सुंदर देखने में थी, और वो रविंद्रनाथ के बराबर की थी। तो रविंद्रनाथ के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई थी, वो रवि डबी करते थे। और रविंद्रनाथ कविता के, हर कविता के उनके रविंद्रनाथ उनसे आलोचना करते थे कि एक भाभी को, बड़े घर में हमारे वहाँ बंगाली में बड़े घर के भाभी को बौठान कहते हैं, बौठान, बौठान कहते थे। तो बौठान देखो कैसे हुआ कैसे हुआ, वो तो कादम्बिनी दीदी उनको कह देते ये ऐसे ठीक नहीं हो रही लाइन, इस जगह ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो। एक बार चंदन नगर में उनके ज्योति दादा रहने लगे भाभी के साथ, रवि को भी बुलाया, रवि वहाँ रहने लगा, गंगा में स्नान करते थे, तैरते थे, और कादम्बिनी दीदी से बहुत दोस्ती हुई थी। पर उनके ज्योति दादा बिल्कुल ही ख्याली आदमी थे। वो कलकत्ता में नाटक करते थे, और वहाँ के नाटक के महिला कलाकार के साथ उनका प्रेम संबंध बन गया था। और एक बार कादम्बिनी दीदी कह के भी वो आते नहीं थे। एक बार कादम्बिनी बहुत बार कह के, एक बार रात को श्रृंगार करके बैठी थी, वो आएगा लेकिन आया नहीं। इस दुख से कादम्बिनी ने आत्महत्या की। इसके धक्का रविंद्रनाथ को बहुत लगे, और वो एक कविता भी लिखा था कि देखा देखे चितार कालो हरिण चोक, मतलब कादम्बिनी देवी आंखें बहुत सुंदर था, तो कहते काले हिरन के चोक जैसे आंखें जैसे देखी है। उनके बारे में शायद लिखा होगा, शायद लिखा होगा, मैं मेरे तो ये। और उनका एक कादम्बिनी दीदी मरने के बाद उनके जो दूसरे भाभी सत्येंद्रनाथ के बेटी थे, उनके साथ रविंद्रनाथ की बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो भी इनके रविंद्रनाथ के साथ बहुत घुल गया था। और कविता के आलोचना वगैरह, डिस्कशन वगैरह, कविता हर नाटक वगैरह के वो उनके साथ डिस्कस करते थे, उनके साथ बहुत थे। और उन्होंने वही बोलपुर में शांति निकेतन स्थापना की। पहले आम के पेड़ वगैरह नीचे क्लास लगते थे, जैसे गुरुकुल में होता था। यही रविंद्रनाथ की इच्छा थी कि खुला आंगन में बच्चे पढ़े लिखे, ऐसे बद्ध कमरे में नहीं। वो शांति निकेतन तो सारे विश्व विख्यात हो गया, उनमें वहाँ एडमिशन पाना ही आजकल मुश्किल हो गया। वहाँ हर क्षेत्र है, कला के हर क्षेत्रों में आपका वहाँ पढ़ाई की सुविधा मिलेगा। पेंटिंग, ड्राइंग से शुरू करके नृत्य नाटिका, गाना, नाच, पढ़ाई सब कुछ है वहाँ है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ के, उनको चलाने में बहुत मुश्किल आ रहा था रविंद्रनाथ को। तनख्वाह, टीचर को तनख्वाह देने में मुश्किल आ रही थी। उनकी पत्नी खुद सबके लिए खाना बनाती थी। बाद में नोबेल प्राइज मिला 1,00,000 रुपया, वो उन्हें सारे शांति निकेतन के लगा दिया। और इस तरह से रविंद्रनाथ के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। मैं और ज़्यादा नहीं कहते, लगभग 89 साल की उम्र में, 89 नहीं, 79 80 के करीब उम्र में उनका देहांत हो गया। हाँ, इससे पहले एक बात बताऊँ, देशबंधु चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र के राजनैतिक गुरु थे, उनके मृत्यु के समय रविंद्रनाथ ने लिखा था, एने चिले साथे करे मृत्युहीन पान, मरने आई तुम्हें करे गेले दान। मतलब तुमने हमारे साथ मृत्युहीन प्राण लेके आए थे, और मरते टाइम उसी को ही दान करके गए। ऐसे ऐसे उन्होंने कविता लिखा था। मैंने उनका सब रविंद्रनाथ के शाहजहान, सोनार तरी, शरत और अभिसार, पुरातन भित्त और निर्झरे स्वप्नभंगा आदि सारी कविता मैंने यूट्यूब में सुनाया, आप लोग सुन सकते हैं उनको। और मेरे ये रविंद्रनाथ की जीवनी कैसी लगी, आप लोग मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करें। मैं बहुत दिन से बंगाल से बाहर हूँ, इसलिए मेरे से गलती होने की संभावना है। और धन्यवाद। हरे कृष्णा।